शादी की रात मेरी माँ ने कहा कि अपने पति को अपने करीब न आने देना, नहीं तो वो तुझे तलाक दे देगा। मैंने पति को करीब न आने दिया। पति वजह पूछता तो मैं रोना धोना मचा देती, लेकिन वजह न बताती। एक दिन पति को जब राज पता चला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मेरे साथ मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे पति की तेज नजरें मुझे अपने वजूद के अंदर चीरती हुई महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है अंजलि, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था। अपने आंसू में रोक रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्सैल लहजे में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे डरते हुए पूछा, अंजलि, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके इस तरह के सवाल पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे 4 आंसू देखकर छोड़ दूंगा, तो यह गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया, जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और भी करीब आ गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के दुल्हन के कपड़े को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तुम मुझसे मेरे सब्र का इम्तिहान बिना किसी वजह के मांगोगी तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं पत्थर का नहीं हूँ अंजलि कि जिस लड़की की मुझसे शादी हो चुकी है उसे यूँ सजा सौरा देखकर ही जलता रहूं। मैंने तो बड़े मुश्किल से वक्त काटा है। हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अनुज का लहजा मदहोश होने लगा था। वो मेरे चेहरे की झुलती लट को पकड़े बड़ी बारीकी से मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं भी मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। अनुज ने जेब से तोहफा निकाला था। सोने की चेन थी, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर सफर करने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें अनुज, मुझे बस एक माह का वक्त दें। मैंने दबे लहजे में कहा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूँ तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी बेताबी मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं जानती थी, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहे थे, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी, वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरी कानों में अनुज की आवाज गूंज रही थी। मुझे अंजलि अंजलि पुकार रहे थे, मेरे बाजू हिला डुला रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं बेहोशी में जा रही थी, या फिर यह उन मेडिसिन का असर था जो विदाई के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाए थे। मैं नहीं जानती थी कि जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। अनुज मुझे बेहद पसंद थे। यह बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था कि मुझे उसके राज के खुल जाने का डर था। बजाहिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और मेरे पति सिरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरा हाल पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का सलाह देकर मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अभी अनुज के कजन मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे उनके कजन की बातों की आवाज आ रही थी, जो अनुज से मजाक कर रहे थे। एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई? अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। लड़कों की बेबाक जुबान को तो जैसे मौका मिल गया था। न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे।
मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से अनुज सबके सामने शर्मिंदगी कर रहे थे। कोई कह रहा था अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना, और कोई मेरी सास से कह रहा था आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं अनुज की शक्ल देखकर दुल्हन फिर से बेहोश न हो जाए। हंसने और कहकहे लगाने की आवाजें मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह पति को बता देती तो तलाक देकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी न बताती तो संबंध कायम होते ही वो जान जाता। मैं इस दोहरी तकलीफ से गुजर रही थी। कुछ दिन तक मेरी सास ही मेरे पास सोती रही, मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत नरम दिल औरत थी, अच्छी और मोहब्बत करने वाली। मेहमान भी जा चुके थे, मेरी तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए थे। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। अनुज बहुत चुप चुप से थे, खाने के दौरान भी मुझे सिकवा नजरों से देखते रहते थे। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और पति रहते थे। अनुज मेरी सास के इकलौती औलाद थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास की सहेली की बेटी अभी यहीं थी। उम्र में वो मेरे बराबर की थी। उसके बीए के पेपर हो चुके थे, इसलिए वो 1 महीना यहाँ रहने के इरादे से आई थी। खूबसूरत भी बहुत थी। जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि वो अनु से बहुत फ्रैंक थी। वो अनु से हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन वो उसे बस लिए दिए ही जवाब दे रहे थे। उनकी नजरें तो मुझ पर जमी हुई थी। जुबान से मुझसे कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन उनकी नजरें जो कुछ मुझसे कह रही थी मैं जानकर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी सहेली की बेटी भी अपने कमरे में जा चुकी थी, और आजकल ड्राइंग रूम में ही सो रहे थे, क्योंकि अनुज के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। मैं भी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नजरों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलटकर देखा तो अनुज बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। कहने लगे, नींद नहीं आ रही, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो अंजलि। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वो चाय का कहकर बाहर चले जाएंगे। मैं किचन के काम के वक्त दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटकाकर ही काम करती थी, क्योंकि उस वक्त मैं किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर कोई देवर, जेठ और ससुर भी न थे। लेकिन अनुज यूं अचानक से किचन में आ जाएंगे और मेरे पास खड़े हो जाएंगे, मुझे अंदाजा ही नहीं था। जब मैंने उन्हें टिकटिकी बांधे खुद को देखते हुए पाया तो सहम सी गई। लेकिन किचन के दरवाजे के पास वो खड़े थे, बिल्कुल वहीं पर दुपट्टा भी मेरा था। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत यह थी कि रात 11 बजे ठंडी से गैस बहुत हल्की हो जाती थी। 1 कप चाय भी 15-20 मिनट से पहले नहीं बनती थी, और 20 मिनट यहाँ खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अनुज की नजरों से उलझ रही थी। दिल की धड़कन मेरे काबू से बाहर थी। अंजलि, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और हसीन हैं। मैंने तो आज गौर किया है। वो 2 कदम मेरी तरफ बढ़ चुके थे। किचन था भी छोटा सा, इसलिए मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैं उस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी और बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए थे। मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाले डिम्पल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद था, मेरी नजरें तुम पर ही थी। बस वहीं पर अपना दिल तुम पर ऐसे हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। यह कहते हुए मेरे और भी करीब आ गए। मैं पीछे सेल्फ से जा लगी थी। प्लीज पीछे हटे, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया था। क्यों, यहाँ कोई गैर है जिसे तुम्हें पर्दा करना है? मियाँ बीवी में तो कोई पर्दा नहीं होता। वो बहुत नरम लहजे से मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी हालत फिर से खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते, मैंने उन्हें पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं कैसे अनुज की बढ़ती हुई ख्वाहिश रोक सकती थी? वो अपनी जगह सही थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वो मेरे लिए आजमाइश बन गई थी। मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। एक प्यारा सा रिश्ता था। जितनी मोहब्बत मुझसे अनुज करते थे, मैं भी उतनी ही करती थी। लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आड़े आ गई थी। उसके बाद से अनुज ने मुझसे बातचीत खत्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार उनके ऑफिस के कपड़े मैं प्रेस करने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया। कहने लगे, मेरे काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उन्होंने अपने कपड़े अपनी मम्मी की सहेली की बेटी रागनी को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगे। मैं बेचैन सी होकर रह गई।
अनुज का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी बरत सकते थे, लेकिन मेरी जान पर उस वक्त बन आई जब मैं रागिनी को अनुज के आगे पीछे घूमते देखा। वो बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर अनुज के सारे काम कर रही थी। हैरत मुझे यह देखकर हुई कि शाम को जब अनुज ऑफिस से वापस आता तो उसी वक्त वह नई दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही अनुज अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग थाम लेती। वह काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बड़ी खुशी से निभा रही थी और मेरे अंदर तो मानो आग सी लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि अनुज खुद उसे अहमियत दे रहा था और मुझे इग्नोर कर रहा था। शायद इसलिए कि जो वह चाहता था वो मैं पूरा करने से नाकामयाब थी। बात यहीं तक सीमित नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे लाउंज से बातों की आवाज आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वह दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर रागिनी की हंसी को तो ब्रेक लग गई, लेकिन अनुज बिल्कुल बिंदास बैठे थे। वो फिर भी रागिनी से बातें करते रहे, जैसे उन्हें मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत अनुज को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद होता, और ना बताती तब भी रागिनी नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और अनुज के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि रागिनी बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि रागिनी को काफी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी इसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस चली जाओ। लेकिन यह अनुज है, यह उसे मना किए जा रहा है। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अनुज क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो वह दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से पर्दाफाश हो चुका था। मैं शायद इस गलतफहमी में थी कि अनुज मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में यह गलतफहमी खत्म हो चुकी थी कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता है। शायद शादी उसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत उसे रागिनी से थी और उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सिर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से धीमी धीमी बातों की आवाज आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। अनुज रागिनी की बाहों में एकदम से मेरी आंख खुली। मेरा सांस बहुत तेज चल रहा था। मैं पसीने से डूब चुकी थी। शुक्र है कि जो कुछ मैंने देखा था वह एक ख्वाब था। मैं उठकर फौरन अपने कमरे से बाहर निकली। लाउंज में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। अनुज अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर हैरान से हुए। कहने लगे, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, अनुज आप आज की बात रागिनी से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे, क्यों ना करूँ बात। मैंने कहा, आपके दिल में रागिनी थी तो मुझसे शादी क्यों किया आपने। वह कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने रागिनी की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है, इसलिए मैं रागिनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूँ बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। दरअसल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कहने लगे, बस यही सुनना चाहता था मैं। मुझे यही जानना था कि तुम्हारे दिल में कौन है। इसलिए मैंने रागिनी की मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा कर दे। अंजलि रागिनी मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद ना थी, इसलिए मम्मी ने रागिनी को उन्हें दे दिया था। यह बात मेरे लिए एक नया राज थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने रागिनी के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इत्मीनान सा भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक हिचकिचाहट थी। अनुज मेरे करीब आने लगे, लेकिन इस बार मैं उन्हें रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी जुबान से इजहार कर बैठी थी।
पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच अनुज को पता चल गया वह दिन मेरा घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर अनुज बेहद खुश थे। कुछ दिनों बाद रागिनी भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता अनुज को होगा तब मेरा क्या होगा। हमारी शादी को चंद माह गुजर गए थे जब एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी कि अनुज अब मुझे जल्दी पोते पोती की खुशखबरी भी सुना दो। यह सुनते ही मेरे हलक में तो जैसे निवाला फंस कर रह गया था। मैंने पानी पीकर निवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। अनुज अलबत्ता मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दे रहे थे। कुछ माह बाद ही अनुज अपनी माँ के कहने पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिखकर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते अनुज से कहा कि मम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या जल्दी है। वह मेरा हाथ थामकर बोले कि अंजलि, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे जुड़वा बच्चे दे दें। उनकी बातें मेरा दिल जलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं यह इच्छा इनकी पूरी नहीं कर सकती। और जिस दिन यह बात अनुज को पता चल गई, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेंगे। फिर वह वक्त भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी आत्मा जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान ही थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को कुछ न कहें, लेकिन वह कहने लगी कि हमें यह ऑर्डर नहीं है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। बेहतर है कि आप अपने पति को खुद सच बता दें। मैं उसकी मिन्नत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट अनुज तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि बेजान भूत मेरा सच अनुज को पता चल चुका था। अनुज के बदलते तेवर और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास अनुज से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक्त मेरी बदहवासी सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। अनुज न जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाले थे। अनुज जब कमरे में आए तो उनकी आंखें सुर्ख थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे। उन्होंने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से जैसे सब कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस आंसू बहा रही थी। खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। अनुज कहने लगे, बस एक बात बता दो अंजलि, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी मम्मी ने मुझे शादी की रात यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोकती थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगे, तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि। तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ। मेरी माँ को मेरी औलाद चाहिए। तुम्हारी मम्मी अगर सच जानती थी तो उन्हें हमें अनजान रखकर गलत किया है। यह कहकर अनुज कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात वह कमरे में नहीं आए। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए बताया था कि मुझे पैदाइशी तौर पर बच्चेदानी मौजूद ना थी। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। फिर मुझसे यह भी कहा था कि जितना हो सके मैं अनुज से दूर रहूं, क्योंकि अगर वह मुझसे ताल्लुक कायम करेगा तो जाहिर है फिर बच्चे का भी बात बढ़ेगा, और इसके इलाज के लिए जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उसको पता हो जाएगी। और आज वह हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन वह एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आए। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि वह मुझे क्या फैसला देने वाले हैं। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो अनुज अपने ऑफिस जा चुके थे। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वो घर वापस आए तो उनके चेहरे पर भी उदासी सी छाई हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट पकड़ी हुई थी जो सास के सामने रख दी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन फिर मुझे पता हुआ कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, अनुज मुझे इनका क्या पता कि क्या लिखा है, मुझे बताओ। अनुज कहने लगे कि मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता मम्मी, क्योंकि मेरे अंदर खराबी है कि मुझे औलाद नहीं हो सकता। यह कहकर वह रोने लगे। मेरी सास के गले लगकर कहने लगे, मम्मी मैं बाज मर्द हूँ, भगवान के लिए मुझसे दोबारा औलाद का मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। अनुज ने हर इल्जाम खुद पर ली थी और मुझे हर चीज से बरी कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी। यह मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने अनुज की सूरत में था।
मेरी सास ने जब खूब आंसू बहा लिया तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम अनाथालय से कोई बच्चा ले लेंगे और उसे अपना समझकर पाल लेंगे, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर अनुज बेड पर बेजान सा होकर बैठ गए थे। मैंने जमीन पर बैठकर उनके पांव पकड़ लिए और रोने लगी। मैंने कहा, यह आपने क्या किया? मेरे कमियों को अपने नाम ले लिया। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है और मेरी खूबी तुम्हारी। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे अनुज जैसा पति मिला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।